दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर आपके साथ एमसीक्यू लेके आए हैं। जो प्रैक्टिस सेट है वो लगातार चल रहा है और आपकी डिमांड पे चल रहा है। ये क्लास केवल सब स्टाफ के लिए है बस, क्योंकि मैं उनको ही प्रेफर करता हूँ। तो आज की क्लास सेम वही है, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है और कुछ आपको एक आधा पूछे जाएंगे। आपने ये वाली टैगलाइन हमेशा याद रखनी है, अब की बार क्लर्क पार। पढ़ना है और उसको याद कर जाना है, बस इतना ही काम है। मेरी आपसे यही गुजारिश है। और पहले ही बता देता हूँ, अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की जो क्लास है, आज का जो प्रैक्टिस सेट है, आज का जो एमसीक्यू है, शुरू करते हैं। और आप वीडियो को पॉज करके खुद आंसर दिया करो जब मैं वीडियो डालता हूं उसके बाद। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं दोस्तों। अभी आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु इज ऑथराइज्ड फॉर असाइनिंग लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एनी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। कि कौन ये ऑथराइज करता है कि ये लीड बैंक है कि नहीं है। इन ऑप्शनों में से कौन ऑथराइज करता है कि ये लीड बैंक है या नहीं है। तो आपने ये बताना है। इसमें नाबार्ड है, सिडबी है, आरबीआई है और जीओआई है। मैं ये चीज़ शायद आपको पहले ही बता चुका हूँ। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपने मेरे को ये बताना है कि जो सिडबी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। क्योंकि मैं पहले क्लास में आपको बता चुका हूँ कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये जो अब आते हैं क्वेश्चन पे कि कौन ये डिसाइड करता है कि लीड बैंक कौन सा नहीं है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, आरबीआई। आरबीआई डिसाइड करता है कि कौन सा लीड बैंक है और कौन सा लीड बैंक नहीं है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एसएमटीपी फुल फॉर्म इज। जो एसएमटीपी है इसकी फुल फॉर्म बता लिए। ये जो एसएमटीपी है ये कंप्यूटर से रिगार्डिंग है और कंप्यूटर की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो ये कंप्यूटर से रिगार्डिंग है। पहला ऑप्शन है सिंपल मॉड्यूल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला ऑप्शन है सब्सक्राइब मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। थर्ड ऑप्शन है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और फोर्थ ऑप्शन है सब्सक्राइब मॉड्यूल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका पहला जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये इसका सही आंसर है। एस का सिंपल, एम का मेल, टी का ट्रांसफ़र और पी का प्रोटोकॉल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रिलेशनशिप बिटवीन आरबीआई एंड द बैंक मेंटेनिंग करेंसी चेस्ट इज दैट। हर एक बैंक की करेंसी चेस्ट होती है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रिलेशनशिप है आरबीआई और करेंसी चेस्ट का, इनका क्या रिलेशनशिप होगा। करेंसी चेस्ट जहाँ पे रुपए रुपए रखे जाते हैं उसको बोलते हैं करेंसी चेस्ट। ये मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ। बेलर या वेली, लेसर लेसी, प्रिंसिपल, ट्रस्टी, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। तो इसका सही आंसर है प्रिंसिपल और ट्रस्टी। एक करेंसी चेस्ट और आरबीआई के बीच में जो रिलेशन होगा, आरबीआई होगा प्रिंसिपल और करेंसी चेस्ट होगा ट्रस्टी। क्योंकि हम तो ट्रस्टी होंगे क्योंकि हमारा करेंसी चेस्ट है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कीम वन नेशन वन अम्बर्समेंट रेफर्ड फॉर। इनमें से कौन वन नेशन अम्बर्समेंट के उसमें आता है, स्कीम में आता है। जो स्कीम है ना वन नेशन वन अम्बर्समेंट की स्कीम में कौन आता है इनमें से। ये है
क्वेश्चन अम्बर्समेंट का। तो इसमें है जो पहला है बैंकिंग अम्बर्समेंट, दूसरा है NBFSC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल अम्बर्समेंट, थर्ड है इंटीग्रेटेड और फोर्थ है डिजिटल ट्रांजैक्शन अम्बर्समेंट। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो बैंक है, ये जो बैंकिंग अम्बर्समेंट है, ये पहले बैंक की कंप्लेन के लिए होता था। इसमें बैंकिंग की कंप्लेन की जाती थी। उसके बाद इसमें NBFC में नॉन बैंकिंग की कंप्लेन की जाती थी। और ये जो फोर्थ है, इसमें डिजिटल की कंप्लेन की जाती थी। लेकिन अब इन तीनों को मर्ज कर दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को अब मात्र एक रखा गया है, इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट, जो वन नेशन वन अम्बर्समेंट के अंडर में आता है। वो आता है इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट। ठीक है भाई, पहले तीन हुआ करते थे अलग अलग, लेकिन अब तीनों को मर्ज करके एक ही कर दिया गया है और अब ये काम कर रहा है इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट। अगला क्वेश्चन है फ्रॉडलेंट फोन कॉल्स दैट इंड्यूस यू टू रिवील पर्सन इन फॉर्म इज कॉल्ड। अगर आपके पास कोई फ़ोन कॉल आता है और आप उसके जाल में फंस जाते हो, आता है फ़ोन कॉल बैंक में कि आपका इतना का लॉटरी लगी है, जो भी ऐसे फ़ोन कॉल आते हैं उनको क्या कहेंगे, इसमें उनकी क्या लैंग्वेज होगी, उस शब्द के लिए क्या कहेंगे कि हम उनके जाल में जो फंस जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आते हैं ना फ्रॉड फ़ोन। तो फ्रॉडलेंट फ़ोन कॉल्स दैट इंड्यूस यू टू रिवील पर्सन इन फॉर्म इज कॉल्ड फिशिंग, ट्रोजन, विशिंग या स्मिशिंग। तो पहले मैं पहला आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 विशिंग। वो विशिंग कहलाता है जो हमारे पास फ़ोन कॉल्स पे आता है कि आपका आप अपना अकाउंट नंबर दो, या हमारे को वो जो रुपए ठग के ले जाते हैं, वो होता है विशिंग। वो फिशिंग फिशिंग होता है कि जो ईमेल के जरिए कोई हमारे पास मैसेज आता है कि आपका कोई फ्रॉड का मैसेज जो भी होता है कंपनी का किसी का, उसको कहते हैं फिशिंग। ट्रोजन एक वायरस है, ये तो आपको पता है कि ट्रोजन वायरस है। और एक होता है स्मिशिंग। स्मिशिंग होता है SMS आता है हमारे पास मोबाइल पे कि आपकी लॉटरी लगी है, आपके रुपए का ये हो गया, तो वो स्मिशिंग होता है। तो तीनों चीज़ें अलग अलग बता दी गई है आपको, तो इन पे ध्यान देना। लेकिन जो फ़ोन कॉल आता है उसको कहते हैं विशिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच बैंक यू कैन नॉट ओपन अ बैंक अकाउंट। कि तुम किस बैंक में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। सबसे आसान और इजी क्वेश्चन आज का। पहला ऑप्शन है नेशनलाइज्ड बैंक, दूसरा है RRB, तीसरा है RBI, चौथा है कोऑपरेटिव बैंक। इन सब में अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन RBI में आप अकाउंट नहीं खोल सकते। एक इंडिविजुअल आदमी RBI में अकाउंट नहीं खोल सकता। अगला क्वेश्चन है BSSBI इज रिलेटेड टू। इसमें से कौन BSSBI से रिलेटेड है। ठीक है भाई, तो कौन है इनमें से रिलेटेड। बेसल थर्ड, कॉरपोरेट गवर्नमेंट, कस्टमर सर्विस या कैपिटल मार्केट। तो BSSBI से जो रिलेटेड है वो है कस्टमर की जो सर्विस है, वो BSSBI से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है इन अ PPF अकाउंट डिपॉजिट कैन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी टाइम्स इन अ फाइनेंशियल ईयर। FY होता है फाइनेंशियल ईयर, कि एक साल में तुम कितने टाइम रुपए जमा करा सकते हो PPF में। PPF में आप एक टाइम में कितने रुपए जमा करा सकते हो।
यानी एक साल में आप कितने बार जमा करा सकते हो। जैसे आप एक साल में आप 1,000 रुपये जमा करा रहे हो पीपीएफ में। मान लिया जाए एक साल में 1,000 रुपये जमा करा दिया आपने पीपीएफ में आपने एक साल में 1,000 रुपये जमा करा रहे हो। तो आप 1,000 को कितने बार जमा करा सकते हो। अगर आपने मतलब 50-50 रुपये करके जमा कराने हैं तो आप इसको 1,000 को अगर आप 50-50 करते हैं तो आप 12 टाइम तक ही जमा करा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। कि मतलब 6 टाइम चल जाएगा, 10 टाइम चल जाएगा, 12 टाइम चल जाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो 12 की है। ऐसे नहीं कि आपने 1,000 रुपये किए और 24-24 किए, आप 200 नोट करते जमा करा रहे हो। ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है, आप 12 बार ही नोट जमा करा सकते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टमर इज डिफाइंड इन विच एक्ट। कस्टमर को किस एक्ट में डिफाइन किया गया है। इसका मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कस्टमर को किस में डिफाइन किया गया है। आरबीआई एक्ट में, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट और या एनआई एक्ट में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। लेकिन कस्टमर को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नॉट डिफाइंड एनी। कस्टमर को कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है। कभी आपके पास क्वेश्चन आता है कि कस्टमर को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो कस्टमर को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कि जो इसमें इंश्योरेंस कवर है वो कितना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में कितना है इसका इंश्योरेंस कवर। ये है इस क्वेश्चन का मतलब, 1,00,000, 5,00,000, 2,00,000 या 10,00,000। इसका आंसर है 2,00,000। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा बीमा योजना में 2,00,000 का इंश्योरेंस कवर है। ठीक है भाई साथियों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड ऑन शेयर्स। शेयर में इनमें से कौन सा चार्ज लगेगा। अगर आप शेयर चला कर रहे हो तो शेयर में कौन सा चार्ज लगेगा। असाइनमेंट, हाइपोथेकेशन, लीन एंड प्लेज एंड मॉर्टगेज। तो इनमें से कौन सा चार्ज लगेगा असाइनमेंट में। तो शायद मैं आपको उस दिन भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि कौन सा लगेगा। जो असाइनमेंट चार्ज लगता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसको नोट कर लेना। जो असाइनमेंट चार्ज लगता है कि जब आप LIC या किसी ऐसे पॉलिसी पे लोन लेते हैं तब आप पे असाइनमेंट चार्ज लगता है। असाइनमेंट चार्ज तो ये हो गया। अब आता है हाइपोथेकेशन। जब आप कोई गाड़ी, कार या ऐसी कोई चीज़ लेते हैं, व्हीकल, तो तब हाइपोथेकेशन चार्ज लगता है। क्योंकि अगर आपने गाड़ी खरीद ली बैंक से तो आपको गाड़ी के कागज़ बैंक में डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं, ताकि अगर आप उसका पेमेंट ना कर पाओ तो बैंक वाले गाड़ी उठा के ले जाएंगे। अगला है मॉर्टगेज। ये होता है प्रॉपर्टी, आपने ज़मीन ली या कोई लैंड ली तो उसके कागज़ भी बैंक में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो एक ऑप्शन बच जाता है लीन और प्लेज। शेयर में ये होता है गिरवी रखना, तो शेयर में लीन और प्लेज चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ID। अगर आप KYC करवा रहे हो तो इसमें से कौन सा वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। नोट भी देख लेना कि नहीं है इसमें से। आधार कार्ड तो है, नरेगा भी है, वोटर ID है, लेकिन इसमें से पैन कार्ड नहीं है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने इसको पहले भी आपको दिया था। इसमें से एक और हो जाएगा पासपोर्ट, और एक हो जाता है पॉपुलेशन, जनसंख्या वाला, ठीक है, और एक हो जाता है ड्राइविंग लाइसेंस।
तो समझ गए भाई, 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 6 ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं, 6 ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं केवाईसी में। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट कंट्रीब्यूशन टू एसएसए? एसएसए में मिनिमम कितना अमाउंट कंट्रीब्यूशन होता है? एसएसए होता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, कि मिनिमम कितने रुपए डाल सकते हैं एसएसए में, 100 रुपये, 500, 250 या 550? तो इसका आंसर है 250 रुपये डाल सकते हैं मिनिमम सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। ये भी आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये नए नए बंदों के लिए है। मैटर्स रिलेटेड टू सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल इज डील। अगर आपने सेफ कस्टडी में कोई आर्टिकल रखा है तो वो किस एक्ट के अंदर आएगा? सेफ कस्टडी, जैसे आपने बैंक में कोई सामान रखा है तो वो किस एक्ट के अंडर में आएगा? बैंक रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनीज एक्ट, या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या ऑल अबव? तो ये आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर में आएगा, अगर आपने कोई आर्टिकल बैंक के अंदर रखा है तो। नेक्स्ट है, इन विच केस द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर टर्मिनेट? अगर बैंक और कस्टमर का जब टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी उनका आपसी मामला ख़त्म हो जाता है, मामला बोले तो बैंक, अगर अब वो डिस्कनेक्ट हो जाता है बैंक से कोई कस्टमर, तो वो कौन सी हालत है जब वो दोनों आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कस्टमर और बैंक? तो पहला है इम्प्रिजमेंट ऑफ द कस्टमर, क्या कस्टमर को जेल हो गई है? अरेस्ट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर क्या गिरफ्तार हो गया है, तब डिस्कनेक्ट होंगे। कस्टमर क्लोज द अकाउंट, जब कस्टमर ने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया है। और ऑप्शन नंबर 4 है माइग्रेशन टू सेम अदर कंट्री, कि अगर जो ग्राहक है विदेश में बाहर चला गया कहीं विदेश में, तो इसमें है कस्टमर क्लोज द अकाउंट। जब कस्टमर अकाउंट को क्लोज कर देता है तो कस्टमर और बैंक के बीच में रिलेशन टूट जाता है, तो वो टर्मिनेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, कस्टमर क्लोज द अकाउंट, जब कस्टमर अकाउंट को क्लोज कर देता है। लेकिन जब वो जेल में रहता है तब भी उसका अकाउंट वहाँ रहता है, जब वो विदेश चला जाता है तब भी उसका अकाउंट उस बैंक में रहता है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ नोट इज टर्न इनटू 2 पीसेस दैट विल बी कंसिडर एज? अगर मान लिया जाए नोट है, अगर इसके 2 पीस हो गए तो इसको क्या कहेंगे? म्यूटिलेटेड नोट, नॉन इशुएबल नोट्स, सॉइल्ड, या इम्परफेक्ट? तो ये तो इजी है, इसको कहेंगे सॉइल्ड नोट, अगर 2 पीस हो रखे हैं तो। और अगर यहाँ से एक पोर्शन कटा है नोट का, तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना उसको क्या बोलेंगे। अगर किसी नोट का एक पोर्शन कटा है तो आपने बताना है कि उस नोट को क्या कहेंगे। नेक्स्ट, इफ़ एनी नोट विथ स्लोगन एंड मैसेंजर ऑफ पॉलिटिकल नोट्स रिटर्न कंसिस्ट? अगर मान लिया जाए कोई नोट है, इसमें कोई स्लोगन लिखा है, स्लोगन या कोई पॉलिटिकल चीज़ लिखी है, बीजेपी, कांग्रेस, ये चीज़ें लिखी है, तो उस नोट को क्या कर सकते हैं? उस नोट के लिए क्या बोलेंगे? उसके लिए क्या म्यूटिलेटेड नोट बोलेंगे, या सॉइल्ड नोट बोलेंगे, या इम्परफेक्ट नोट बोलेंगे? ये तीनों तो इसके लिए बोलते नहीं, इसके लिए करते हैं सीजर्स टू बी लीगल टेंडर। उस नोट को किसी को न दिया जाता है न किसी से लिया जाता है। और अगर किसी पार्टी या किसी स्लोगन जिस पे लिखा होता है नोट पे, न वो न दिया जाता है और ना ही लिया जाता है। नेक्स्ट, अगला है, द कमेटी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? मतलब उसका जो हेड था, उसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? एच.एस. खान, बिमल जालन, डॉक्टर सी रंगराज, या डॉक्टर मनमोहन सिंह? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3,
डॉक्टर सी रंगराजन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर सी रंगराजन इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, हाउ मच अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड इन सेकेंड ट्रेंच अंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। जो प्रधानमंत्री की स्वनिधि स्कीम है, ये इसके 3 ट्रंच हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में तो 10,000 रुपये मिलते हैं, सेकंड आपने बताना है, और थर्ड में 20,000 रुपये मिलते हैं। थर्ड में 50,000 रुपये मिलते हैं, सॉरी, थर्ड में 50,000 रुपये मिलते हैं, सेकंड में मिलते हैं 20,000 रुपये। 3 ट्रंच है प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। ये स्कीम है रेहड़ी वालों के लिए, या किसी ऐसे जो ऐसे काम कर रहा है, जो अपना बिजनेस खुद खोलना चाहता है, उसके लिए है। आपने पहले 10,000 रुपये लिए, आप इन 10,000 को रिफंड करोगे, फिर आपको दोबारा ट्रंच मिलेगा 20,000 का। आप इनको रिफंड करोगे, फिर आपको ट्रंच मिलेगा 50,000 का। तो 3 ट्रंच है इसमें, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। नेक्स्ट, आरबीआई इस्टेब्लिश्ड ऑन। आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो आरबीआई हुआ था 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश्ड हो गया था। एक्ट 1934 के एक्ट के बाद आरबीआई 1935 में इस्टेब्लिश हो गया है। नेक्स्ट, टाइम फ्रेम फॉर रेडरिसल पॉस कंप्लेन। अगर आपकी पॉस मशीन, आपने पेमेंट निकाला, पॉस मशीन काम नहीं कर रही है, तो उसका कितने दिन में आपकी कंप्लेन, मतलब उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आपने पॉस मशीन में रुपए निकाले और वो हो गई ख़राब, तो आपकी कंप्लेन कितने दिन में उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। पॉस का मीन्स उस दिन गलत हो गया था, पॉस मीन्स होता है पॉइंट ऑफ सेल, ये इसका पॉस का मतलब है। ठीक है, तो कितने दिन में ये सही हो जाना चाहिए, मतलब कि आपकी जो कंप्लेंट है कितने दिन में हो जाएगा सही। तो इसका जो सही आंसर है वो है T+5 डेज। ऑप्शन नंबर थर्ड, T+5 डेज में आपकी कंप्लेंट कंप्लीट हो जाएगी। और इसको और जो ये है POS, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अगला क्वेश्चन है, अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ सम पेबल अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इन केस ऑफ टोटल एंड रिकवरेबल लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई और लॉस ऑफ यूज ऑफ वन हैंड और फुट। कुल मिला के ये इतनी अंग्रेजी को ध्यान में न रखते हुए प्रधानमंत्री का सुरक्षा बीमा योजना आपने करवा रखा है, और आपकी एक आंख और आपका एक पाँव या एक हाथ किसी इंसिडेंट में आपका टूट जाता है, फूट जाता है, तो आपका कितने का इंश्योरेंस रिकवर होगा, ये आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को ही बताना है, और ख़ुद भी टाइप करके लिखना है। जो चीज़ आप खुद एक बार सर्च करके लिखोगे तो शायद आपको याद हो जाएगा। ये है ऑप्शन 50,000, 1,00,000, 2,00,000 और 5,00,000। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कर रखा है, और अगर आपका एक आंख, एक पाँव और एक हाथ अगर आपका डैमेज हो जाता है, तो आपको कितने का इंश्योरेंस मिलेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा अगर आप देते हो तो। और इस टैगलाइन को हमेशा याद रखिए, अब की बार क्लर्क पार। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें जो भी नया जुड़ रहा है तो। क्योंकि मैं ऊपर लेवल के लिए नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खाली सब स्टाफ को ही पढ़ाया जाए, इन पे ही फोकस किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे भाइयों का भला हो सके और वो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ सके
और उनका जो उन्होंने सोच रखा है उसको पूरा कर सकें। तो अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपका साथ अंत तक ज़रूर देंगे। तो आप कल जब भी आप नया वीडियो देखें तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कुछ गलत हो गया होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।